डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मैं श्याम सर झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंतर्गत आज 6 to 8 यानी कि 6 to 8 में एसएसटी की जो क्लास है, एसएसटी की क्लास में आप हिस्ट्री खोलिएगा, हिस्ट्री ओपन कीजिएगा, इतिहास। तो इसका पहला टॉपिक है ना, फर्स्ट टॉपिक जो आपका दिखेगा, फर्स्ट टॉपिक आपका दिखेगा इतिहास के प्रमुख स्रोत, यानी कि ऐतिहासिक स्रोत, ऐतिहासिक स्रोत दिखेगा, ऐतिहासिक स्रोत। चूंकि आप सभी ट्रेंड स्टूडेंट हैं, चाहे वह इंटर लेवल पर टीचर ट्रेनिंग आपने किया हो या बीए लेवल बीएड किया हो, तो पूरे क्लास के दौरान एक बात याद रखिएगा कि केवल इस एग्जाम को क्वालिफाई करना, यानी कि जे टेट को क्वालिफाई करना ही आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इसके बाद सहायक आचार्य की परीक्षा होती है और अल्टीमेटली आप शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है, नेचुरली है कि आप कैसे कोई शिक्षक हमारे पढ़ाते हैं उसको भी आप फॉलो कीजिए। तो जब हम ऐतिहासिक स्रोत की बात करते हैं ना, जब हम लोग ऐतिहासिक स्रोत की बात करते हैं, 6 to 8 हिस्ट्री सेक्शन में जाते हैं, तो पहला आपका टॉपिक है ऐतिहासिक स्रोत, यानी कि हिस्ट्रिकल सोर्सेस। ऐतिहासिक स्रोत की हम बात करें तो उसको हम लोग ऐसे देखते हैं। देखिए, पहला है साहित्यिक स्रोत, पहला है साहित्यिक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोत के भी दो पार्ट होते हैं, एक धार्मिक, एक धार्मिक स्रोत, रिलीजियस सोर्सेस, और एक होता है धर्म निरपेक्ष, यानी कि सेकुलर, धर्म निरपेक्ष स्रोत होता है। अब धार्मिक में क्या क्या आ जाएगा? धार्मिक में वैदिक ग्रंथ सभी आ जाएंगे, इसमें जैन व बौद्ध धर्म के सारे ग्रंथ आ जाएंगे। इसके अलावे इसमें धार्मिक स्रोतों के अंतर्गत देखा जाए तो पुराण आ जाएगा, जिनकी संख्या 18 है, उपनिषद आ जाएगा जिनकी संख्या 108 है। ये सारे धार्मिक साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आ जाएंगे। अगर हम धर्मनिरपेक्ष साहित्यिक स्रोत की बात करें ऐतिहासिक स्रोत के अंतर्गत, तो इसमें कौटिल्य की रचना आ जाएगा। कौटिल्य की रचना एक अर्थशास्त्र है। बहुत कम लोग जानते हैं कि हितोपदेश भी कौटिल्य की ही रचना है। इसके अलावे अष्टाध्यायी की रचना है, ठीक है। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि की रचना है। इसके अलावे अब देखिएगा कि पतंजलि, यानी कि महाभाष्य है। ये सभी, जैसे कि कश्मीर के इतिहास पर लिखा गया एक स्रोत है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जिसका नाम क्या है पता है? कश्मीर के इतिहास पर लिखा गया जो स्रोत है उसे भी हम धर्मनिरपेक्ष साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत ही रखते हैं। कश्मीर पर कलहन की रचना है, वो कलहन की रचना है राजतरंगिणी, राजतरंगिणी। तो ये हो गया साहित्यिक स्रोत। साहित्य का एक दूसरा स्रोत भी होता है ना,
इतिहास का ऐतिहासिक स्रोत के अंतर्गत आप देखिएगा, जो आज आज आपकी टॉपिक भी है, हिस्ट्रिकल सोर्सेस के अंतर्गत एक होता है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, एक्सकैवेटेड सोर्सेस कहते हैं इसको, पुरातात्विक स्रोत। यहां से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत आप देखिएगा अभिलेख, इनस्क्रिप्शंस, सिक्के यानी कि कॉइन्स, स्मारक, मंदिर, मूर्ति कला, गुफा चित्र जैसे कि अजंता एलोरा, ठीक है, ये सभी स्रोत जो हैं वो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, और यही आज का हमारा दोनों का टॉपिक भी है। इसके अलावे एक और स्रोत भी है, वो है आपका विदेशी स्रोत। विदेशी स्रोतों में कई ऐसे स्रोत हैं जो प्राचीन, मध्यकालीन और मॉडर्न हिस्ट्री के संबंध में हमें महत्वपूर्ण जानकारियां देती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिएगा कि हेरोडोटस जो इतिहास के पिता हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री किनको माना जाता है, इन्हीं को माना जाता है। हेरोडोटस की रचना है हिस्टोरिका, हिस्टोरिका एक। दूसरा है आपका प्लिनी जो रोमन लेखक है, इनका है नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री इनकी रचना है। तीसरा है मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त के दरबार में था और सेल्यूकस निकोटर द्वारा भेजा गया था, इनकी रचना है इंडिका, इनकी रचना है इंडिका। ठीक है, ऐसे कई और भी स्रोत हैं जिन्हें हम विदेशी स्रोत के अंतर्गत रखते हैं। तो ये सारे स्रोत जेटेट की 6 to 8 की जो एसएसटी की परीक्षा होती है, इन सभी से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और पिछले बार भी पूछे जाते रहे हैं। इन सभी भागों में प्रत्येक को अलग अलग करके हम सभी को देखना होगा। एक बार मैं फिर बता देता हूं कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूं वो झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसकी परीक्षा की संभावित तिथि जैक ने, झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मार्च निर्धारित किया है, लेकिन अनुमान के आधार पर ये एग्जाम अप्रैल मई के आसपास होने की है। तो अप्रैल मई तक हमारे पास काफी समय है, चाहे वो आप 1 to 5 की तैयारी कर रहे हो या 6 to 8 की तैयारी कर रहे हो या दोनों तैयारी कर रहे हो, अब हमारे ऑफिशियल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का हमारा टॉपिक क्या है वो मैं क्लियर कर देता हूं। मैंने एक परिचय दे दिया कि ऐतिहासिक स्रोत बोलते किसको हैं। ठीक है, आज हमारा है अभिलेख और सिक्का। तो पहले देखते हैं अभिलेख। अभिलेख को बोलते हैं इनस्क्रिप्शंस। ठीक है, अभिलेख, अभिलेख बोलते किसको हैं? जैसे कि अशोक के अभिलेख, ईरान के शासक डेरियस प्रथम का अभिलेख, पुलकेशियन द्वितीय का एहोल अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। वास्तव में प्राचीन काल में, मध्य काल में, या फिर आप मानकर चलिए कि आधुनिक भारतीय इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री में कई ऐसे शासक हुए हैं जो अपने युद्ध में हुए विजय या फिर अपने राज्य के आदेशों का उल्लेख पत्थरों पर उत्कीर्ण करके जारी करते थे, जिन्हें हम अभिलेख कहते हैं। ये अभिलेख पत्थरों के बने होते थे। इसी के एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिएगा तो आप देखेंगे कि अशोक के अभिलेख बलुआ पत्थर से निर्मित थे और ये सारे बलुआ पत्थर बनारस के चुनार से मंगाया जाता था, जिस पर अशोक के अभिलेख लिखे गए हैं।
या उत्कीर्ण किए गए हैं। ठीक है, तो अगर हम अभिलेख की बात करें तो ये भी आता है कि अभिलेखों का अध्ययन, दूसरा इंपॉर्टेंट है कि अभिलेखों का अध्ययन जो है वो इपिग्राफी कहलाता है। इपिग्राफी हिंदी में भी लिख लीजिएगा कि जिस शाखा, जिस ब्रांच के अंतर्गत हम अभिलेखों का अध्ययन करते हैं उसको हम इपिग्राफी कहते हैं। ठीक है, जब हम इपिग्राफी की बात करते हैं ना तो हमारे पास दो स्रोत होता है। एक अभिलेखों का विदेशी स्रोत, एक है अभिलेखों का विदेशी स्रोत। ठीक है, अभिलेखों का विदेशी स्रोत एक है। अभिलेखों का विदेशी स्रोत है ना, इपिग्राफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए आगे हम लोग आते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या आएगा। जैसे कि एक है आपका 1400 बीसी का बोगच कोई अभिलेख, बोगच कोई अभिलेख। अब इसको डिटेल बताएंगे। अभिलेख जो मध्य एशिया के ईरान से मिला हुआ है, सेंट्रल एशिया के ईरान से मिला हुआ है। उसके बाद है ईरान के शासक, जिसका नाम है दारा प्रथम, जिसको हम लोग डेरियस प्रथम भी कहते हैं, डेरियस प्रथम भी कहते हैं। इसका अभिलेख, जैसे कि नक्शे रुस्तम अभिलेख, बहस्तून अभिलेख ना, इसको जिक्र अभी हम लोग बताएंगे। और एक है भारतीय अभिलेख। अब भारतीय अभिलेख में आप देखिएगा तो जैसे कि मौर्य काल से अभिलेख शुरू होता है, मौर्यकालीन अभिलेख, जैसे कि सम्राट अशोक के अभिलेख। दूसरा है आपका मौर्योत्तर कालीन, यानी मौर्योत्तर के बाद मौर्योत्तर कालीन अभिलेख, तीसरा है गुप्त कालीन और हर्षकालीन अभिलेख। प्राचीन भारत में अगर हम अभिलेखों की बात करें तो ये सभी मौर्यकालीन, मौर्योत्तर कालीन, पोस्ट मौर्यन एज, गुप्ता पीरियड और हर्षा पीरियड, ये सभी के अभिलेख जो हमारे पास उपलब्ध है, ये दो पार्ट में देखते हैं हम लोग। एक तरफ ये विदेशी अभिलेख, एक तरफ भारतीय ऐतिहासिक स्रोत के अभिलेख। अब सभी अभिलेखों को हम लोग अलग अलग समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले आते हैं विदेशी अभिलेखीय स्रोत के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब देखते हैं कि विदेशी अभिलेखीय स्रोत, विदेशी अभिलेखीय स्रोत। विदेशी अभिलेखीय स्रोत, पहले इसको देख लेते हैं। विदेशी अभिलेखीय स्रोत के अंतर्गत हमने पहला बताया कि 1400 ईसा पूर्व का ईरान, यानी कि मध्य एशिया का, सेंट्रल एशिया का वो अभिलेख है बोगच कोई अभिलेख। तो ये अभिलेख नाम याद रखना है आप सभी को, बोगच कोई अभिलेख। इस बोगच कोई अभिलेख में क्या वर्णन है ये जान लीजिए। ठीक है, इस बोगच कोई अभिलेख को कैसे हम माने
कि यह प्राचीन भारत का एक ऐतिहासिक स्रोत है, जबकि ये अभिलेख सेंट्रल एशिया के ईरान से मिला है या पर्सिया से मिला है। इसमें ऋग्वैदिक देवताओं का उल्लेख है। अब सोचिए कि अभिलेख मिल रहा है सेंट्रल एशिया से और ऋग्वैदिक काल भारत में दिखाई देता है और ऋग्वैदिक देवताओं का उल्लेख इसमें मिला हुआ है। ठीक है, जैसे अब देखिएगा कि इंद्र है, मित्र है, वरुण है और नासत्य है। ये चार ऋग्वैदिक देवताओं का मेंशन मिलता है। कहां मिलता है? माइनर एशिया माइनर से प्राप्त इस बोगचकोई अभिलेख में। इंद्र को हम लोग पुरंदर कहते हैं। इसका उल्लेख पुरंदर के रूप में किया गया है। इसका मतलब होता है दुर्गों या किलों को ध्वस्त करने वाला। मित्र क्या है? देवताओं का मित्र है। ठीक है, वरुण को हम लोग जल का देवता के रूप में इसका उल्लेख है। ठीक है, ऋग्वेद में इसको ऋतस्य गोपा भी कहा गया है, याद रखिएगा। वरुण को ऋतस्य गोपा भी कहा गया है। ठीक है, नासत्य कौन है? नासत्य वास्तव में अश्विनी कुमार है और अश्विनी कुमार मेडिकल साइंस, चिकित्सा का देवता है ये। तो इन देवताओं का उल्लेख ईरान से प्राप्त 1400 ईसा पूर्व के बोगचकोई अभिलेख में हुआ है। ठीक है, यानी कि ये एक ऐसा अभिलेख है जो विदेश में पाया गया है, लेकिन उसमें भारतीय इतिहास के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। ठीक है, और वह जानकारी क्या है कि ऋग्वेद के हमारे 4 देवताओं का उल्लेख इसमें किया गया है। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। तो विदेश से प्राप्त अभिलेखों का जो स्रोत है उसमें एक हो गया बोगचकोई से प्राप्त 1400 ईसा पूर्व का ईरान का या सेंट्रल एशिया का अभिलेख। दूसरा है ईरान का हखमनी साम्राज्य का शासक था, जिसको भारतीय इतिहास में दारा प्रथम और वर्ल्ड हिस्ट्री में इसको हम लोग डेरियस प्रथम कहते हैं। डेरियस प्रथम, इसका जो अभिलेख मिला है ना, जैसे कि एक है नक्शे रुस्तम और दूसरा है बेहस्तून अभिलेख। तो 6 to 8 के सभी बच्चों की तैयारी जो एसएसटी लेकर कर रहे हैं, तो ये याद रखना है कि नक्शे रुस्तम मुख्य तौर से 3 अभिलेख है, दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नक्शे रुस्तम और बेहस्तून अभिलेख। और इन दोनों अभिलेखों में प्राचीन भारत और ईरान के बीच संबंधों का जिक्र मिलता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं कि आगे चलकर पढ़ेंगे हम लोग। खरोष्ठी लिपि का प्रयोग अशोक के अभिलेखों में हुआ है, खासतौर से उन अभिलेखों में जो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांतों से पाए गए हैं, और उन अभिलेखों में खरोष्ठी स्क्रिप्ट लिपि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब खरोष्ठी लिपि कहां से आई है पता है? ईरान से। यानी कि ईरान से जो स्क्रिप्ट लिपि भारत आई है उसको बोलते हैं खरोष्ठी लिपि। अगर ईरान और भारत के बीच प्राचीन भारत में कोई बेहतर संबंध नहीं रहा होगा तो यह संभव नहीं हुआ होगा। तो मैंने ये क्लियर कर दिया कि ईरान और भारत के बीच ऐतिहासिक संबंधों का उल्लेख
ईरान के हकमनी साम्राज्य के शासक डेरियस प्रथम के अभिलेखों में मिलता है। और डेरियस प्रथम के 2 अभिलेख हैं, नक्शे रुस्तम और बेहस्तून अभिलेख। क्लियर है? चलिए, अब इसके बाद पुरातात्विक अभिलेखों में आगे आते हैं। अब देखते हैं 3 नंबर पे, चंद्रगुप्त मौर्य का अभिलेख। चंद्रगुप्त मौर्य का अभिलेख। चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास सभी को पता है, या बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु या महामंत्री चाणक्य, जिसे हम कौटिल्य कहते हैं, जिसका बचपन का नाम चंद्रगुप्त था, उसकी सहायता से मगध साम्राज्य के अंतिम शासक धनानंद को पराजित किया और मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ऐसा पहला शासक था, याद रखिएगा, पहली चीज कि पहला शासक जिन्होंने अभिलेखों द्वारा प्रजा को संदेश जारी किया, पहला शासक था यह। ठीक है, खातों से अब देखिएगा कि छठा अभिलेख यानी कि कलिंग अभिलेख, कलिंग अभिलेख वास्तव में 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर सम्राट अशोक ने विजय प्राप्त की थी और उस युद्ध में लाखों लोग मारे गए थे, लाखों लोग घायल हुए थे और अशोक का युद्ध के प्रति मोह समाप्त हो गया और उसके बाद उन्होंने धम्म नीति का अनुसरण किया। तो अशोक के जो अभिलेख हैं, कलिंग अभिलेख या फिर छठा अभिलेख, उसी के माध्यम से अशोक ने पहली बार अपनी प्रजा को संबोधित किया था। तो ये हो गया। अब है दूसरा कि अभिलेख की सामग्री, अभिलेखों की सामग्री क्या हुआ करती थी। अशोक के अभिलेखों की सामग्री है वो बलुआ पत्थर है। क्या है? वो बलुआ पत्थर से निर्मित है। और ये बलुआ पत्थर कहां से आता था? ये आता था चुनार से। तो चुनार कहाँ है? बनारस के निकट चुनार एक जगह है जहां से बलुआ पत्थर मंगाया जाता था और उन्हीं बलुआ पत्थर से अशोक के अधिकांश अभिलेख तैयार किए गए हैं और उन्हें राज्य के सीमा प्रांतों में लगाए गए हैं। हालांकि अशोक के अभिलेख तो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक है, लेकिन जेटेट की तैयारी कर रहे 6 to 8 के ऐसे सारे शिक्षक हमारे जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, 6 to 8 के लिए एसएसटी में जो इतिहास का जो पहला टॉपिक आपका है, इतिहास के प्रमुख स्रोत, तो वहां पर जो भी टू द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट आप सबके लिए है, वहां पर ही हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ये एक चीज हुआ। तीसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है कि इसमें जो सामान्य भाषा है, सामान्य भाषा जो है ठीक है, वो प्राकृत है, याद रखिएगा, प्राकृत है। और अशोक के अभिलेखों में जो लिपि प्रयोग किया गया है उसमें सबसे ज्यादा है ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि। इसके अलावा खरोष्ठी लिपि जो ईरान से आया था, और एक है अरमाइक लिपि, अरमाइक लिपि। ये 3 प्रमुख लिपियों का प्रयोग अशोक के अभिलेखों में हुआ है। इसमें सामान्यतः ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है, खरोष्ठी लिपि और अरमाइक लिपि का प्रयोग अशोक के उन्हीं अभिलेखों में हुआ है जो पाकिस्तान के पंजाब, अफगानिस्तान की सीमाओं से प्राप्त हुए हैं। ठीक है,
जैसे कि शहबाजगढ़ी है, मौनसेहरा अभिलेख है, तो शहबाजगढ़ी अभिलेख में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग हुआ है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा नंबर कि ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता मिली 1837 में पहली बार, और उसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों में जो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है उसे 1837 में पढ़ने में सफलता मिली। अशोक के अभिलेखों को रॉकफेलर नामक एक अंग्रेज विद्वान ने खोज की थी। उसके बाद कर्नल टार्ड जैसे कई विद्वान हैं जो अभिलेखों पर अपना रिसर्च जारी किया। अब देखना है कि अशोक के अभिलेखों में 5वां नंबर, आइए आप। अशोक का नाम। अशोक के अभिलेखों में 2-3 नाम है। एक है पियादस्सी, सबके लिए प्रिय, और एक है देवाना पिया, यानी कि देवताओं के लिए प्रिय। तो सामान्यता अशोक का नाम उसके अभिलेखों में 2 मिलता है, एक पियादस्सी और एक देवाना पिया मिलता है। ठीक है। उसके बाद 6ठा नंबर पे देखिएगा कि अशोक का नाम अशोक, अशोक का नाम अशोक बहुत कम अभिलेखों में मिलता है। ठीक है। और वो है आपका मास्की अभिलेख। मास्की अभिलेख जो कर्नाटक से मिला है, और एक है गुर्जरा अभिलेख, एक है गुर्जरा अभिलेख। ये 2 ऐसे अभिलेख हैं जिसमें अशोक का नाम अशोक मिला है ना, अशोक का नाम अशोक मिला है, और प्राय उनके सभी अभिलेखों में ना पियादस्सी या देवाना पिया अभिलेख के रूप में उसका मेंशन किया गया है। ठीक है। इसके अलावा आप देखिएगा कि अशोक के अभिलेखों को पढ़िएगा तो जब अशोक आएगा मौर्य काल में तो वहां ज्यादा जानकारी आपको दी जाएगी। इसके बाद आते हैं मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर कालीन अभिलेख, यानी कि पोस्ट मौर्यन पीरियड का जो इंस्क्रिप्शन है अशोक के बाद। ठीक है। अशोक के बाद अब देखिएगा कि उनका बेटा बिंदुसार, बिंदुसार के बेटा ही अशोक था, सभी जानते हैं, और बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। ये मौर्य वंश इतिहास में उस समय तक रहा जब इसके अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और शुंग वंश की स्थापना की। वहां मौर्य युग का समाप्ति होता है। तो मौर्योत्तर काल में विदेशियों के आक्रमण का इतिहास है। इसमें ज्यादातर आप देखिएगा कि इसमें जो अभिलेख मिले हैं तो उसमें एक है आपका रुद्रदामन का गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये उड़ीसा के गिरनार पर्वत के आसपास पाया गया है। इसी अभिलेख में इसी अभिलेख में जूनागढ़ अभिलेख में शक शासक, सिथियन शासक रुद्रदामन ने इस बात का दावा किया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बहनोई पुष्यगुप्त द्वारा सौराष्ट्र में जिस सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था उस सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? रुद्रदामन ने कराई, और इसके लिए कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं लिया। ठीक है। इसका मेंशन रुद्रदामन के गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। ठीक है। इसके बाद आता है गुप्तकालीन, गुप्तकालीन अभिलेख।
गुप्तकालीन अभिलेख यानी कि गुप्ता पीरियड का जो अभिलेख है, जैसे कि आप देखिएगा समुद्रगुप्त का प्रयाग यानी कि इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति जिसको किसने लिखा? उनके दरबारी कवि हरिसेन ने लिखा है। हरिसेन की रचना है प्रयाग प्रशस्ति और इसमें हरिसेन ने समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख किया है। जैसे कि इसमें कुमार गुप्त को ले लीजिए। कुमार गुप्त का मंदसौर अभिलेख है। इसके बाद आप आइएगा, इसके बाद का पीरियड में तो हर्षवर्धन तक आप आ सकते हैं। हर्षवर्धन जिसकी मृत्यु होती है 647 ईस्वी में और यहां से प्राचीन भारत का अंत होता है और यहीं से मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू होता है। भारत का या उत्तर भारत का कहें अंतिम हिंदू शासक हर्षवर्धन को ही माना जाता है। इसका कार्यकाल 606 ईस्वी से 647 ईस्वी है। इसी हर्षवर्धन का ऐहोल अभिलेख में वर्णन है। ऐहोल अभिलेख में वर्णन है, लेकिन ये ऐहोल अभिलेख दक्षिण के चालुक्य शासक पुलकेशियन द्वितीय का है। पुलकेशियन द्वितीय का ये है। इसमें पुलकेशियन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच नर्मदा नदी के बीच हुए युद्ध का मेंशन मिलता है। तो ये हुआ अभिलेखों के माध्यम से इतिहास की जानकारी। इतना भी आप 6 to 8 के लिए अभिलेखों के संबंध में एसएसटी का टीचर तैयार कर लेता है तो इससे बाहर अभिलेख से कोई क्वेश्चन उससे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। इसके बाद ऐतिहासिक स्रोतों के अंतर्गत पूरा तात्विक स्रोत के बारे में मैं एक बात और बता दूं। इसके बाद सिक्का आएगा, कॉइन्स। तो अभिलेख के संबंध में 2-3 चीज और याद रख लीजिएगा टीचर बनने के लिए। एक चीज ये याद रखिएगा कि इतिहास के जितने भी टाइप्स के स्रोत या सोर्सेस है उसमें सबसे ज्यादा ऑथेंटिक स्रोत, सबसे ज्यादा प्रमाणिक स्रोत अभिलेखों को ही माना जाता है। किसको माना जाता है? अभिलेखों को ही माना जाता है। ठीक है, थैंक यू। हम लोग कल से देखेंगे कॉइन्स ना।